हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 6 फरवरी से शुरुआत होने वाला है। दोस्तों, तो आज के इस सेशन में हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री का लेसन 8 है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व है। यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक के तत्व का फुल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप सभी लोग लाइव ये जो सेशन चल रहा है, ये वीडियो है, इस वीडियो में बने रहेंगे। सभी लोग अच्छे से शुरुआत से लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन अच्छा आता है दोस्तों। और यहाँ से केवल समझने वाला है, आप समझ जाएंगे तो आसानी से बना दीजिएगा, वरना नहीं बन पाएगा दोस्तों। और याद रखिए, परसेंटेज जब लोगों का अगर 69 पॉइंट समथिंग या 89 पॉइंट समथिंग आता है परसेंटेज में, तो लोग चाहते हैं कि काश एक दो क्वेश्चन और सही हो जाता, तो ये 89.9 से 90 में आ जाता दोस्तों, 90 परसेंटेज आ जाता। तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखते रहें, और अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, समय पास ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। एमसीक्यू पहले करेंगे। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है? 3 तरह के होते हैं दोस्तों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अणुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय कौन है? तो जिंक प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, Zn2+ क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिचुंबकीय। बाकी बात आप जानते हैं, यहाँ पे लोहा निकेल कोबाल्ट क्या होता है? तो लोहा निकेल कोबाल्ट होता है दोस्तों, ये होता है लौह चुंबकीय होता है। कॉपर क्या चीज में आ जाता है दोस्तों? तो कॉपर अणुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। कॉपर क्या है दोस्तों? तो अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। इसके बाद आगे क्या है? इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो आप जानते हैं डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है दोस्तों? संक्रमण तत्व कहा जाता है। ब्लॉक कैठो है तो एसपीडीएफ 4 ब्लॉक होता है, जिसमें हमको यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए, इनमें क्या कहा गया है, इनमें कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो यहाँ पे दिमाग लगाइए, संक्रमण तत्व यहाँ पे टोटल का टोटल संक्रमण ब्लॉक वाला ही है, लेकिन Zn संक्रमण तत्व होते हुए भी नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है इसका कक्षक दोस्तों। इसलिए Zn, Pb और Hg, Zn, Cd और Hg दोस्तों, Zn, Cd और Hg ये डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक होते हुए भी संक्रमण नहीं है, इसलिए यहाँ पे Zn आंसर हो जाएगा। इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा? रंगहीन माने बिना रंग का होगा दोस्तों। तो यहाँ पे एस से स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 3+, माने 3 गो इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है। ये क्या है दोस्तों? तो ये रंगहीन है। क्या है? रंगहीन, बिना रंग का। इसके बाद Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा दोस्तों? Cu यानी कि कॉपर हो गया, और 2 है 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दूसरे को दे रहा है, त्याग कर दे रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे रहा है। तो ऐसे कॉपर का होता कितना है? कॉपर का दोस्तों इलेक्ट्रॉन 29 होता है, लेकिन 2 ठो दे रहा है, तो कितना बच जाएगा इसके पास? 27 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा दोस्तों। अब 27 का देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा सही है? तो आर्गन का 18 होता है, 18, 8, 26 और 1, 27। अब देख लीजिए डी ऑर्बिटल में, डी जो ब्लॉक है, डी उपकक्षा, इसमें कई ठो इलेक्ट्रॉन रहता है? तो एस में 2 रहता है, पी में कितना रहता है? 6, डी में 10 रहता है, और एफ में 14 रहता है दोस्तों। तो डी और एफ का एक और कमाल है, डी और एफ, डी के पास 4 नहीं रह सकता है, सॉरी हाँ, डी के पास 4 नहीं रह सकता है, 9 नहीं रह सकता है, इसके पास 7 से कम 6 नहीं रह सकता है, और 14 से एक कम 13 नहीं रह सकता है। ये इतना जो है, इतना नहीं रह सकता है।
तो चलिए डी के पास 8 है, चल सकता है। तो 18, 8 26 और 1 27 देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे क्या है दोस्तों, 9 यानी कि आर्गन 18 और 9, 18 और कितना हो गया 27। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को माना है, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डी में आधा से एक कम नहीं रहता है दोस्तों, आधा से एक कम नहीं रहता है। डी का ये नियम है, पूरा से एक कम और आधा से एक कम नहीं रहता है। तो पूरा डी में 10 भराता है, तो 10 से एक कम आधा, 10 से एक कम 9 नहीं आएगा। बाकी और को देख लीजिए, ऐसे आंसर क्या होगा, पहला हो जाएगा सही। यहाँ पे 18 और 8 26, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पे 18 और 7 25 और 2 27, तो यहाँ पे 7 क्यों आएगा दोस्तों, जब इसका क्षमता 8 रखने का है, तो इसलिए ये 8 रखेगा और आगे एस में 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद क्या है, इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होगा? किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होगा दोस्तों? तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, वेनेडियम 2+ का जलीय विलयन क्या होगा, रंगीन होगा। वेनेडियम 2+ का जलीय विलयन रंगीन होगा। और याद रखिएगा, डी ब्लॉक के यानी कि संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व जितने भी हैं वे क्या देते हैं, तो उनका जलीय विलयन जो है रंगीन होता है। संक्रमण तत्व का जलीय विलयन क्या होता है दोस्तों, रंगीन होता है। तो यहाँ पे वेनेडियम का जलीय विलयन, वेनेडियम 2+ यानी कि ये 2 ठो दे रहा है, तो इसका जलीय विलयन रंगीन होगा। Cu कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों, तो कॉपर का 29 होता है, तो 29 का देख लीजिए, यहाँ पे कौन हो जाएगा, 18 और 9 कितना होता है, 27 और 2 29, ये देख ले रहे हैं एक ठो। जबकि यहाँ पे पूरा से एक कम नहीं रहता है, तो दोस्तों ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये होगा नहीं। इसके बाद 18 10 28 और 1 29, चलिए ये सही है, एकदम सही है, क्या है कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 है, एक एक्स्ट्रा एस में आ गया, तो यहाँ पे ये सही है दोस्तों। यही नियम से यहाँ पे बनाया है, तो बताइए ये कैसे सही हो सकता है? आप लोग को विश्वास हो गया ना, यहाँ पे इसको सही करना चाहिए था ना, लेकिन ये सही नहीं है, 9 नहीं भराता है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन 2 दिया हुआ है। आप इसको मत मानिएगा, ये गलती किया है वो। चलिए इसके बाद अलगे आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, Zn संक्रमण धातु नहीं है, क्यों? Zn संक्रमण धातु क्यों नहीं है दोस्तों? तो अभी तुरंत बताए थे कि Zn जो है डी कक्षक पूरा भरा हुआ रहता है, भरा पूरा रहता है। ये अपने घर का बहुत अमीर आदमी है, भरा पूरा है, इसलिए डी ब्लॉक में होते हुए भी संक्रमण नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है दोस्तों? रंगीन यौगिक बनाता है, तो यहाँ पे Ti4+, ये क्या हो जाएगा, तो संक्रमण ब्लॉक में संक्रमण में आ जाएगा, इसलिए संक्रमण के जितने भी यौगिक होते हैं वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। इसके बाद M2+, खैर छोड़िए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ऐसे 27 दिया हुआ है, तो 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 25। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद आपको पता चलेगा दोस्तों कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो रहा है, अनपेयर, जिसका पेयर नहीं लग पा रहा है। देखिए दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है N×N+2। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है N×N+2 होता है, N×N+2। तो चलिए दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, √N×N+2, जहाँ पे N क्या है, तो N जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या है। क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या। अब हमें देखना होगा कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। तो यहाँ पे प्रोटॉन, ये जो परमाणु संख्या 27 दिया हुआ है, इसका परमाणु संख्या कितना है दोस्तों, 27, लेकिन 2 ठो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो टोटल है 27, 2 दे देगा तो कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, 25। अब 25 का आप बाहु से आप क्या करिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो यहाँ पे 1s2, 2s2, इसके बाद 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18
18 यहाँ तक तो पूर्ण रूप से भर गया। इसके बाद 18 के बाद 20 हो गया दोस्तों। 20 के बाद 5 और बच रहा है, लेकिन इसके बाद क्या आ जाएगा, डी में होता कितना है, तो डी में 10 भराता है दोस्तों। डी में कितना आता है, 10, लेकिन वहां तक के लिए कितना हमारे पास बच रहा है दोस्तों, यहां तक तो आपके पास पूर्ण रूप से 20 आ गया, बच जा रहा है 5 गो। कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है दोस्तों, 5। अब यहाँ पे देखिए, आप इधर थोड़ा सा समझिएगा। यहां से डी में कैठ होता है 10, घर के बन जाएगा 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्म है, यानी कि जिसका कोई जोड़ा नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्म इलेक्ट्रॉन का संख्या 5, तो 5 और 2 7, 7 पचे 35 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया, 35। अब 35 का अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 का अंडर रूट करिएगा तो अंडर रूट करने के बाद दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें, क्या आर्गन का 18 पे पूरा भर जाता है। 2 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, आर्गन यहाँ पे आ गया। 18 के बाद यहाँ तक आ गया तो एस पे 20 हो गया, 18 2 20, 20 के बाद यहाँ पे 5। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 35 का रूट 35 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36 का 6 होता है, 36 का 6 होता है, और यहाँ पे 35 है तो रूट 35 का मान 6 से कम, यानी कि 5 पॉइंट मान लीजिए 9। कितना हो जाएगा दोस्तों, 5.9 BM, ये चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक हो गया दोस्तों, 5.9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe3। क्या है दोस्तों, देखिएगा Fe3 प्लस, यहाँ पे जेड परमाणु संख्या कितना है, 26 है। फेरस का 26 होता है, लेकिन 3 ठो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या तो बच गया दोस्तों, 23 बच गया। का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, किया हुआ है। आर्गन का 18 और 18 के बाद 5 ठो और 18 और 5 23, तो 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पे ये तो 6 2 8 हो गया, 18 2 20 6 26 हो गया, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। इसके बाद 18 2 20 और 6 26 भी कट जाएगा। यहाँ पे 18 3 21 और 18 और 5 23, और ये 18 2 20 और 4 24 भी कट जाएगा, ये तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय अभी ही पीछे किए, Zn2+ है। इसके बाद संक्रमण धातुओं का अन्य आयन प्रकाश का अवशोषण कर रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण क्या है, तो ये क्या कारण है दोस्तों कि ये डी ब्लॉक का डी संक्रमण, यानी कि डी ब्लॉक में होते हैं ये संक्रमण, डी संक्रमण, डबल संक्रमण दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्रोमियम Cr3+, यानी 3 ठो आयन दे रहा है, जबकि परमाणु संख्या 24 है, 3 ठो दे दिया तो परमाणु संख्या कितना बच गया, 21। अब 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे किया हुआ है, 18 और 1 19 और 5 24, तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो 24 का पूरा कर दिया है। ये 18 और 1 19, 19 और 2 21, तो शायद ये हो सकता है, लेकिन और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एस का क्षमता 2 होता है, 2 नहीं है। चलिए इसमें आ जाते हैं, आर्गन का 18 और 1 19, 19 और 3 22, ये भी नहीं होगा। आर्गन का 18 और 3 21, एस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि अगर आपके पास एस जो है ये 2 क्षमता होता है, लेकिन आप इसको नहीं देके आगे वाले को मना सकते हैं, आगे वाले को मना सकते हैं, चूंकि डी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या है, ये भूखा होता है, इसको ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए डी को कह देते हैं भाई तू कम रख, तू नहीं रख, तुमको अबरी में मिलेगा। डी को दे देते हैं, तो डी के पास यहाँ पे 3 दे देंगे, तो 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 चाहिए। इसके बाद संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो डी ब्लॉक के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्या है दोस्तों, 3D श्रेणी में कौन से तत्वों का युग्म आयनित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करते हैं दोस्तों,
तो यहाँ पे देखिएगा 3D श्रेणी का, यानी कि डी यानी कि संक्रमण तत्व का होना चाहिए, लेकिन तीसरा श्रेणी का होना चाहिए, तीसरा लाइन वाला होना चाहिए। तो तीसरा लाइन में कौन आ जाता है दोस्तों? तो तीसरा लाइन में आ जाता है क्रोमियम और कॉपर। यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताए हैं दोस्तों, यहाँ पे जब पढ़ा रहे थे, आप मेरे पहले वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें हम पूरे पीरियोडिक टेबल छाप कर बताए हैं अच्छे तरह से। इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व की विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्व रेडियो सक्रियता थोड़ी होता है संक्रमण तत्व के लिए, तो ऐसे ही कट गया, यही आंसर है जो विशेषता नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, KMnO4 है, क्या है? तो यह एक ऑक्सीकारक है। इसके बाद स्कैंडियम है। स्कैंडियम किस श्रृंखला में आने वाला संक्रमण तत्व है? तो ये है स्कैंडियम, सबसे पहले ही आने वाला है, यानी कि प्रथम वाला में। इसके बाद है दोस्तों, आ जाइए, Mn2 प्लस आयन है। ये कैसा रंग वाला है दोस्तों? तो ये गुलाबी रंग वाला है। कैसा रंग का है? तो गुलाबी रंग का। इसके बाद है इसका क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो अभी तुरंत दोस्तों पहले किए, लेकिन वहाँ पे क्रोमियम 3+ या 2+ का किए थे। यहाँ पे डायरेक्टली 24 है तो 24 का करेंगे, तो परमाणु संख्या 24 पूरा। ये इधर कुछ भी है उसको रहने दीजिए, इधर है कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आर्गन 18 वाला है दोस्तों, तो 18 और 5 23 1 24, 18 4 22 2 24, 18 3 21 2 23 1 24। यहाँ पे सही उत्तर कौन होगा? तो डी में दोस्तों आधा से एक कम नहीं रखता है, ये कट गया। डी में आधा से कम नहीं रखता तो वो कट गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब डी अभी भूखा है तो हम आगे काहे चले जाएंगे? डी को अभी हम पूरा दे देंगे ना। यहाँ पे डी को क्या देते हैं? 3 से 4 5 कुछ भी दे देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे डी के पास 5 दे देंगे और इसके पास 1 दे देंगे, तो इसका भी काम चल जाएगा, इसका भी चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आर्गन 18 और 3D5 4s1। इसके बाद कौन रंगहीन बिना रंग वाला लवण बनाता है दोस्तों? तो देख लीजिएगा, स्कैंडियम 3+ बिना रंग वाला यौगिक लवण बनाता है। आर्गन 3D8 4s2 किस संक्रमण धातु के लिए सही इलेक्ट्रॉन विन्यास है? सबसे आसान क्वेश्चन है। तो आर्गन का 18 हो गया, 18 और 8 26, 26 और 2 28। 28 किसका होता है दोस्तों? कोबाल्ट, निकेल कॉपर जिंक, निकेल का होता है, निकेल का 28 होता है। इसके बाद कौन रंगीन लवण बनाता है? कौन रंगीन लवण बनाता है? तो दोस्तों आपका Fe3+ रंगीन लवण बनाता है। इसके बाद है दोस्तों KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताया था दोस्तों। यहाँ पे जिसको पूछा जाएगा उसको x मान लीजिए, जिसको पूछा जाएगा x मान लीजिए। ऑक्सीजन का जानते हैं क्या होता है? -2, तो -2 चौका 8 हो जाएगा। निकालना किसका है? तो Mn का। तो Mn को x मान लीजिए दोस्तों, Mn को x मान लीजिए। K का 1 होता है तो 1 प्लस और बाकी बात 4 दूनी की -8 हो गया, बराबर में 0। तो 1 प्लस में 8 माइनस में तो -7 बच जाएगा। तो x - 7 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो x बराबर 7 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। तो देखिए 7 है क्या? 7 है क्या? O4 8 1। पोटेशियम का कितना होता है भाई? पोटेशियम का तो 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, 7। इसके बाद का क्वेश्चन है, MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, यानी कि जहाँ पे बराबर में हम 0 रखा करते हैं, अब वहाँ पे बराबर में क्या रखना है? तो जो यहाँ पे धनायन या ऋणायन जो भी है, अगर -1 है तो बराबर में -1 रखना होगा दोस्तों। तो Mn का निकालना है, तो Mn का क्या मान लेंगे? x, और इसके बाद प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का दोस्तों होता है -2, और -2 चौका -8 हो जाएगा दोस्तों, और बराबर में -1 रखेंगे तो -8 होने जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इधर आने पर हो जाएगा -7, तो -7 सॉरी यहाँ पे -8 है, इधर आ जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 8 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 - 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? x बराबर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 7। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कौन करेगा? तो आप निकाल कर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कौन करता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या Mn, याद रख लीजिएगा। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या कौन दिखाता है दोस्तों? तो मैग्नीज दिखाता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद कौन ऊष्मीय रूप से अधिक अस्थायी है दोस्तों? तो ऊष्मीय रूप से
पानी अधिक अस्थायी है। इसके बाद यहाँ पे और आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैसा तत्व जिनका डी उपकक्षक तलीय अवस्था या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो संक्रमण तत्व कहते हैं। जेडन इसीलिए तो संक्रमण नहीं है क्योंकि ये पूर्ण है। संक्रमण तत्व खाली जगह दिखाता है, क्या दिखाता है? तो परिवर्तनशील संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है। इसके बाद संक्रमण तत्व खाली जगह क्या होते हैं? अणुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण तत्व के जितने भी तत्व हैं, यानी कि डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं वे सभी के सभी क्या हैं? तो अणुचुंबकीय हैं। संक्रमण तत्व में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या हैं दोस्तों? अणुचुंबकीय हैं। इसके बाद परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ लेंथेनाइड आयन के आकार में होने वाली सतत कमी यानी कि लगातार कमी को क्या कहा जाता है? तो संकुचन कहा जाता है। अब लेंथेनाइड में हो रहा है तो लेंथेनाइड संकुचन, एक्टिनाइड में होगा तो एक्टिनाइड संकुचन। अब क्या होना है दोस्तों? तो आयन के आकार में होने वाले कमी, अगर कोई भी परमाणु संख्या में वृद्धि होगा और उस लेंथेनाइड के आयन में आकार में क्या होगा? कमी होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेंथेनाइड संकुचन। यानी कि परमाणु संख्या बढ़ेगा और उसका आकार घटेगा तो उसको कहेंगे लेंथेनाइड संकुचन। इसके बाद संक्रमण धातुओं के ऑक्साइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होते हैं दोस्तों? तो क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय। इसके बाद स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 2 1 3 6 9 2 11 6 17 2 19 और 2 21। इसके बाद टाइटेनियम 22 का ऑक्सीकरण अवस्था दोस्तों, तो 22 का ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे क्या हो जाएगा? +4 हो सकता है, +3 होगा या तो +2 होगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों? कॉपर 2+ यौगिक है। कैसा है दोस्तों? तो आप 2 हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर का परमाणु संख्या क्या है? तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 है। क्या होता है? 29। 2 हटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा? 27 बच जाएगा। कितना? 27। अब आप देखेंगे कि ये क्या है? तो ये डी ब्लॉक में आ रहा है। किस ब्लॉक में आ रहा है? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में है इसलिए इसको क्या कहेंगे? अणुचुंबकीय कहेंगे। डी ब्लॉक में इसीलिए अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय के साथ साथ रंगीन भी है। क्या है दोस्तों? रंगीन अणुचुंबकीय पदार्थ तत्व है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अधिकांश संक्रमण धातु यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण रंगीन होते हैं। किसके उपस्थिति के कारण दोस्तों रंगीन होते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिनके जिनके पास होते हैं वे लगभग क्या होते हैं? वे रंगीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? रंगीन होते हैं। इसके बाद पायरोल्यूसाइट का सूत्र है MnO2। संक्रमण तत्वों में पृथककारी इलेक्ट्रॉन डी स्तर पर होता है। आगे बढ़ते हैं। इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखने के लिए सीख गए दोस्तों। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी आपको पता चल गया कि Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे करेंगे? तो 2 हट गया तो पहले Mn यानी कि मैग्नीज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से 2 हटा देना है। हटाने के बाद आप बाउ थ्योरी से आप करके देखिए कि कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बच जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं? वैसा तत्व। वैसा तत्व जिनका डी उपकक्षीय तलीय अवस्था या किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण होता है संक्रमण तत्व कहलाता है, यानी कि डी ब्लॉक अच्छे से भरा हुआ नहीं रहता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है। कितना होता है दोस्तों? 25। और फेरस का कितना होता है? 26। क्रोमियम का कितना होता है? तो 24 होता है। अब ये मैग्नीज का 25 होता है जिसमें 2 ठो दे देना है तो कितना बच जाएगा? 23। अब 23 का बाहु से करिएगा तो 18 पर आर्गन हो जाता है तो वहां तक भरा हुआ रहता है। इसके बाद 5 ठो बच जा रहा है जो कि भरा हुआ नहीं रहता है, यानी कि इसका कोई युग्म नहीं रहता, अयुग्म रहता है। इसलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व के लेंथेनाइड संकुचन अभी तुरंत बताएं कि परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार में लगातार का कमी होने वाला क्या कहलाता है? लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ऑक्सीकरण अवस्था चुंबकीय गुण, इस यहाँ पे परिभाषा देना है। निम्नांकित के संदर्भ में संक्रमणशील तत्वों को गुण बताइए। ऑक्सीकरण अवस्था क्या? तो संक्रमणशील तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि NH तथा N-1 D में कक्षकों की ऊर्जा स्तर लगभग क्या होता है? बराबर, जिसके कारण ये आबंध निर्माण में भाग ले लेते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों अब इधर देखते हैं कुछ क्वेश्चन को।
यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, कारण बताएं संक्रमणशील धातु जटिल यौगिक बनाते हैं, इसका कारण बताना है दोस्तों। तो चलिए, निम्नलिखित कारणों से संक्रमण तत्व जटिल यौगिक बनाने में प्रवृत्ति यानी कि क्षमता रखते हैं। क्या है कारण? तो संक्रमणशील तत्वों के धनायन में रिक्त यानी कि डी कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा पर्याप्त होती है। ये लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन यानी कि दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ उप संयोजन बंध के द्वारा जटिल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। और क्या गुण है? तो इनके धनायनों में उच्च धनात्मक आवेश होता है। और क्या है? तो इनके धनायनों का आकार छोटा होता है। धनायनों का आवेश या आकार अनुपात उच्च होता है, यानी कि धनायनों का आवेश बट्टा आकार, ये दोनों का अनुपात क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां से देखिए दोस्तों, जरूर ये चीज को कंप्लीट करिएगा, ये क्वेश्चन को जरूर आपको कंप्लीट कर लेना है। निम्नलिखित का कारण बताएं, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा हुआ मॉडल सेट में आप देखेंगे। संक्रमण धातु तथा उनके अधिकांश यौगिक अणुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का कनन एंथैल्पी उच्च होता है, ये इन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए, पहला का आंसर क्या है? यानी कि संक्रमण धातु उनके अधिकांश यौगिक क्या होते हैं? अणुचुंबकीय होते हैं, इसका कारण देखिए। तो वैसा परमाणु या आयन जिनमें अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुचुंबकीय कहलाते हैं। सभी संक्रमणशील तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होती है, चुंबकीय आघूर्ण उतना ही अधिक होगा तथा तत्व अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। प्रभावी अणुचुंबकीय गुण यानी कि अणुचुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो म्यू मोमेंट इफेक्ट बराबर क्या होगा? तो n इंटू एन प्लस टू अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू होता है। चलिए, यहाँ पे n क्या है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। bm क्या है दोस्तों? तो बोर मैग्नेटोन है। बोर, b फॉर बोर और m फॉर मैग्नेटोन, ये दिखाया जाता है इससे। दूसरा में क्या है दोस्तों? दूसरा में कहा गया क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है क्या है? दूसरा क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का कनन एंथैल्पी उच्च होता है। संक्रमण तत्वों का कनन एंथैल्पी क्या होता है दोस्तों? उच्च होता है। तो देखिए, संक्रमण धातुओं के परमाणुओं के प्रबल आबंध होने के कारण अंतः परमाणविक आकर्षण अधिक होता है। ऐसा बड़ी संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इसी कारण संक्रमण धातुओं का कनन एंथैल्पी उच्च होता है। इसके बाद है दोस्तों, लेंथेनॉइड का पृथक्करण कठिन होता है क्या? तो देखेंगे, लेंथेनॉइड का पृथक्करण कठिन होता है। लेंथेनॉइड में 4f इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से परिरक्षित होते हैं, घिरे होते हैं, अतः ये आबंध निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण सभी लेंथेनॉइड तत्वों का रासायनिक गुण समान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनका पृथक्करण करना बहुत कठिन है। आगे है, संक्रमणशील तत्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों? ये भी बताना है। तो संक्रमणशील तत्व तथा उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये मॉडल सेट में सब लगातार एक तरफ से है। संक्रमणशील तत्व तथा उनके यौगिक अच्छे उत्प्रेरक हैं, कैटेलाइट्स हैं। उनके उत्प्रेरकीय गुण के कारण, उत्प्रेरक गुण के कारण इनकी कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। इन तत्वों के परमाणुओं की तरह सतह पर स्वतंत्र संयोजकता होती है, ये जटिल यौगिक भी बनाते हैं। इसके बाद 5 में क्या है दोस्तों? संक्रमण धातु रंगीन लवण बनाते हैं परंतु Zn2+ नहीं बनाता, कारण बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जरा, संक्रमण तत्व सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, ठीक। ऐसा इसलिए होता है कि डी उपकक्षक से दूसरे डी उपकक्षक में इलेक्ट्रॉन को प्रेरित करने के लिए दृश्यमान प्रकाश विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं। संक्रमण तत्व के आयन एक निश्चित रंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अवशोषण करते हैं तथा शेष को विकिरणित कर देते हैं, यानी कि लौटा देते हैं। इसलिए विलयनों में रंग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि रंगीन हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों लेंथेनाइड संकुचन क्या है, जैसे इनके परिमाण क्या है, इसका परिमाण भी देना है। दूसरा क्वेश्चन है
लेंथेनाइड का सर्वाधिक कॉमन ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो देखिएगा, लेंथेनाइड संकुचन, परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ लेंथेनाइड आयन M3+ के आकार में होने वाले क्रमिक कमी को, यानी कि लगातार कमी को क्या कहा जाता है? लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। ये पहले भी पढ़े। कारण क्या है? यानी कि प्रमाण देना है। एक समूह में लेंथेनाइड श्रृंखला में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर परमाणु संख्या वृद्धि होती है तथा प्रत्येक अतिरिक्त प्रोटॉन के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है। 4f कक्षक नाभिक को प्रभावी ढंग से शील्ड करने में सक्षम होता है तथा इस प्रकार बाहरी इलेक्ट्रॉन के प्रभावी आवेश में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप नाभिक तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच बढ़ते परमाणु संख्या के साथ आकर्षण में वृद्धि होती है, जिससे आकार में कमी हो जाता है। चलिए, हो गया। इसके बाद अब एक्टिनाइड को पढ़ लीजिए। नहीं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तत्व एक्टिनाइड संकुचन लेंथेनाइड संकुचन से बड़ा होता है क्यों? एक्टिनाइड संकुचन जो है लेंथेनाइड संकुचन से बड़ा होता है क्यों? तो यहाँ पे देखिएगा, एक्टिनाइड में 5f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण लेंथेनाइड के 4f इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण की तुलना में निर्बल होता है, अतः एक्टिनाइड संकुचन लेंथेनाइड संकुचन से अधिक होता है। चलिए, इसके बाद एक्टिनाइड क्या है दोस्तों? परमाणु संख्या 90 से 103। कहाँ से? परमाणु संख्या 90 से 103 तक के 14 तत्वों के समूह को एक्टिनाइड कहा जाता है। ये 14 तत्व कौन कौन है? तो थोरियम, प्रैक्टियम, खैर ये इतना तत्व आपको और हमें याद भी रखना कोई खास जरूरी नहीं है। ये सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड्स कहा जाता है दोस्तों। एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाँ ये याद रखना जरूरी है। एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे लेंथेनाइड के लिए n बराबर 6 और एक्टिनाइड के लिए n के जगह पर क्या लेना है? 7 लेना है दोस्तों। चलिए आगे आ जाते हैं। निम्नांकित के संदर्भ में संक्रमणशील तत्वों का गुण बताना है। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, चुंबकीय गुण के बारे में। तो ऑक्सीकरण अवस्था देख लीजिए। संक्रमणशील तत्वों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ये तो खैर पहले ही कर लिए। और इधर देख लेते हैं दोस्तों कुछ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है जबकि जिंक जो है संक्रमण तत्व नहीं है? कैसे कहिएगा? तो आपको तो बताया गया है दोस्तों, अभी तुरंत पहले बताएं कि जिंक में जो है पूर्ण रूप से जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका कक्षक d ऑर्बिटल में पूर्ण रूप से भरा हुआ रहता है, इसलिए ये क्या बोलते हैं संक्रमण तत्व नहीं है, जबकि स्कैंडियम संक्रमण तत्व है। इसको समझ लीजिएगा, आप एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर से एक्टिनाइड्स यहाँ पे है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों इस पीछे पढ़े, यहाँ पे भी सेम छाप दिया है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ है। यहाँ पे क्या करना है आपको? अभिक्रिया को पूरा करना है दोस्तों। तो चलिए अभिक्रिया को पूरा करने वाले कुछ समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करना अच्छे से सीख गए। अच्छा, हम लोग यहाँ पे चल रहे थे समीकरण को पूरा करना, अभिक्रिया को पूरा करना। तो दोस्तों इसके लिए हमें अलग से टाइम देना होगा दोस्तों, क्योंकि इसको समझने के लिए, समझाने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो चलिए इसके लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करें, आपको आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों इसके आगे और देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पे Mn3+ और Fe3+ यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या बताइए। तो आराम से आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संख्या बता सकते हैं दोस्तों। अभी तुरंत पीछे बताया गया है कि सबसे पहले उसको अबाउ थ्योरी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इसके बाद देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितना बच जा रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और बाकी बात चुंबकीय घूर्ण, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना जान जाइएगा। तो चुंबकीय घूर्ण का सूत्र है √10 × 8+2। इससे आप चुंबकीय घूर्ण निकाल लेंगे आसानी से दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आया होगा।
तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई एक पैसा लगने वाला नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।